अब हम लोग बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रील्यूड बाय विलियम बर्ड्सवर्थ इज नॉट ट्रू, यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित द प्रील्यूड पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं। ए में क्या कहा गया है, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली, प्रील्यूड को इनके मरणोपरांत पब्लिश कराया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1850 में इनके मरने के 3 महीने बाद इसको पब्लिश कराया गया था। बी पॉइंट क्या कहता है, इन दिस पोइम बर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट, इस कविता में बर्ड्सवर्थ ने कवि के रूप में अपने डेवलपमेंट को दर्ज किया है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, दी पोइम, इस पोइम में टोटल कितनी 14th बुक हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पोइम में टोटल कितनी 14 बुक्स में है ये लिरिकल बैलेड। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, पोइम्स लाइक, कुछ पोइम्स के नाम दे रखे हैं, जैसे माइकल दे रखा है, दी ओल्ड कम्बरलैंड बेगर दे रखा है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्डन बेज दे रखा है, और नटिंग दे रखा है। ये इतनी पोइम्स दे रखी हैं। फिर कहा गया है आर दी हाईलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम की कविताएं हैं, यानी कि आदि कविताएं इस खंड की मुख्य कविताएं हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो कविताएं हैं मैं बता दूं, ये प्रील्यूड की नहीं है, बल्कि लिरिकल बैलेड जो 18th में आया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, उसमें इनको इंक्लूड किया गया था, ना कि प्रील्यूड में। तो ध्यान बनाए रखना, डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन पे हम जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे, डी इज़ नॉट ट्रू। इसको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ करके देख सकते हो। दी पोइम लाइक, जैसे माइकल की बात कर लेते हैं, दी ओल्ड कम्बरलैंड बेगर की बात कर लेते हैं, सी ड्वेल्ड अमंग अनटोल्डन बेज की बात कर लेते हैं, नटिंग की बात कर लेते हैं। ये सभी पोइम जो हैं, हमने क्या बताया, जो लिरिकल बैलेड आया था 1800 में, ठीक है, उसका हिस्सा है, ना कि प्रील्यूड की। तो लिरिकल बैलेड में इन पोइम को सम्मिलित किया गया था, प्रील्यूड में नहीं किया गया था। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 102 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। फिर से इसमें बोला गया है कि लिरिकल बैलेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। फिर से 4 स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वाज कॉलरिस द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। फिर दूसरा है, इट इज आल्सो कैरीड पास्टोरल एंड अदर पोइम्स। और तीसरा है, शी कैरीड अ प्रीफेस विच बर्ड्सवर्थ एडिड इन 18th, यानी कि 1800 में, जिसको ऐड किया गया है। और डी ऑप्शन है, इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो डी ऑप्शन ही हमारा सत्य नहीं है, बाकी ये सभी हमारे क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, क्योंकि जरा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ कि पहले में कहा गया है कि इसमें केवल एक ही जो है बैलेड प्रॉपर बैलेड है। ये बात सत्य है कि राइम ऑफ द एंसेंट मैनर, जो कि यहीं से इसकी ओपनिंग होती है और ये एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा जाता है, ये सत्य बात है। और ये पास्टोरल पोइम है, ये भी सत्य बात है। इसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने 1800 में प्रीफेस को जोड़ा था, ये भी सत्य बात है। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं, लेकिन डी स्टेटमेंट हमारा सत्य नहीं है। डी के बारे में क्या कहा गया है कि जो थॉमस ग्रे का पोइम था, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये जो पब्लिश हुई थी वो 1751 में पब्लिश हुई थी। ये लिरिकल बैलेड के साथ पब्लिश नहीं हुई थी, क्योंकि ये 1751 में आई है और ये कहाँ 1798 में आई है। तो दोनों का पब्लिकेशन डेट जो है वो अलग अलग है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। क्वेश्चन नंबर 103 में कुछ लाइनें दे रखी हैं और इन लाइनों में विलियम बर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं ये आपको बताना है। लाइनें क्या हैं, फॉर नेचर देन टू कर्जर प्लेजर्स ऑफ माई वाइज डेज एंड देयर ग्लेड एनिमल मोमेंट्स ऑल गॉन बाई टू मी वाज ऑल इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन अबे रिविस्टेड। बर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट, विलियम बर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि विलियम बर्ड्सवर्थ जो बात कर रहे हैं वो अपनी पहली और सेकेंड स्टेज जो थी, यानी कि पहले और सेकेंड स्टेज में प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनका रिश्ता कैसा था, इस बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला अगर हम बात करते हैं 104 नंबर पे, विलियम बर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। उन्होंने क्या कहा, विलियम बर्ड्सवर्थ का टॉमस हार्डी पर गहरा प्रभाव था। फिर आगे बोला गया, अकॉर्डिंग टू हार्डी, हार्डी के अनुसार
A particular poem by William Wordsworth was his best cure for despair। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, ध्यान बनाए रखना, विच डेड पोइम, यानी कि हार्डी के अनुसार विलियम वर्ड्सवर्थ की एक स्पेशल पोइम थी, और वो स्पेशल पोइम क्या थी कि निराशा का सबसे अच्छा इलाज, यानी कि बेस्ट क्योर ऑफ डिस्पेयर बोला। वह कविता कौन सी थी, बस आपको इसका नाम बताना है उस पोइम का नाम था लीच गैदरर। जब भी टॉमस हार्डी जो है बहुत ज़्यादा निराशा में होते, बहुत दुखी होते, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है लीच गैदरर कविता को अगर वो पढ़ लेते तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता, अच्छा लगता था। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके का बोला कि टॉमस हार्डी की जो लीच गैदरर है वो कैसी पोइम है उनके लिए, तो बेस्ट क्योर क्या बोला गया है, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, यानी कि निराशा का सबसे अच्छा इलाज। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन टॉमस हार्डी। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी पोइम थी जिसने टॉमस हार्डी के ऊपर बहुत डीप इन्फ्लुएंस छोड़ा, यानी कि बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। वो पोइम का नाम बताना है, उस पोइम का नाम क्या था। आगे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्डी, हार्डी के अनुसार अ पार्टिकुलर पोइम उनकी एक कविता थी, किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, और उसके लिए टॉमस हार्डी ने कहा था कि बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है। विच इज डेड पोइम, वो कविता कौन सी है, उस कविता का आपको नाम बताना है, तो वो कौन सी है, लीच गैदरर। एक्चुअली होता क्या है कि टॉमस हार्डी का ऐसा मानना था कि जब भी वो कभी निराशा में होते या दुखी मूड में होते और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लीच गैदरर को अगर वो पढ़ लेते तो उनकी वो निराशा दूर हो जाती, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने इस लीच गैदरर की प्रशंसा करते हुए ऐसा बोला था कि बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लीच गैदरर पोइम है वो बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर है, किसके अनुसार, टॉमस हार्डी के अनुसार। अब थोड़ा सा इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये लीच गैदरर का अनादर टाइटल है। ध्यान बनाए रखना, कभी कभी यही पूछा जा सकता है कि लीच गैदरर का अनादर टाइटल, दूसरा टाइटल कौन सा है, तो ध्यान बनाए रखना रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और ये पब्लिश होती है, इनका एक पोइटिक कलेक्शन होता है जिसका नाम होता है पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, और ये पोइटिक कलेक्शन कब पब्लिश होता है, 1807 में। तो उसी के अंदर ये पोइम जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ओरिजिनली ये रिलेटेड कब हुई, ये लिखी कब गई, तो 1802 में इसको लिखा गया था। और जब इसको लिखा गया था तो कौन से टाइटल से लिखा गया था, तब इसका टाइटल था लीच गैदरर, ठीक है। और इस लीच गैदरर यानी कि विच लेटर हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन टॉमस हार्डी, ये बात मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, अब आप ये भी समझ लो कि लीच गैदरर का मतलब क्या होता है, हु कलेक्ट लीचेज, यानी कि जोंक को इकट्ठा करने वाला। ये पानी में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव होता है जो चिपक जाता है, जोंक, ठीक है। तो जोंकों को इकट्ठा करने वाला लीच गैदरर। 105 नंबर की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई करना है दी सोनेट को, सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सी पोइम जो है वो सोनेट अपॉन सोनेट कहलाती है, तो कौन सी, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट, ओके, नैरो रूम, ये इनकी सोनेट अपॉन सोनेट कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम जो है वो सोनेट अपॉन सोनेट कहलाती है, तो कौन सी है, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नारो रूम, ये 1807 में ये भी सोनेट जो है वो पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इन पब्लिशिंग अ लिरिकल बैलेड कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, to choose incident from common life and to relate or describe them throughout as far as possible। उनके कहने का मतलब ये था कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा जो लिरिकल बैलेड को प्रकाशित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि प्रकाशित करने के उद्देश्य के कथन में निम्नलिखित वाक्यांश जो है वो सत्य है। वो कौन सा वाक्यांश है कि आम जीवन से उनको जितनी भी इंसिडेंट होती थी वो कॉमन लाइफ से वो क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, यानी कि आम जीवन से घटनाओं को चुनते थे और उन्हें यथासंभव हर जगह संबंधित, यानी कि जो भी जैसा भी होता था उन घटनाओं का क्या करते थे, वर्णन करते थे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। वो क्या करते थे कि
पुरुषों द्वारा जो वास्तविकता में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होती थी उसी भाषा का चयन करते थे अपनी कविताओं को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन 107 नंबर पे है। द प्रिल्यूड थ्रू आउट बिगन एज अर्ली एज। प्रिल्यूड जो है वो लिखना शुरू करते हैं 1799 में एंड फिनिश्ड इन इट, और इसको फिनिश कर देते हैं कब? 1805 में लिख करके इसको फिनिश कर देते हैं। वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, लेकिन इसको कब तक पब्लिश नहीं कराया जाता है? तो ये अपने विलियम वर्ड्सवर्थ जो है लिखना तो शुरू करते हैं 99 में और लिख करके समाप्त कर देते हैं 1805 में, लेकिन अपने जीवन पर्यंत जब तक ये जीवित रहते हैं तब तक ये प्रिल्यूड को पब्लिश नहीं कराते। इनके मरने के 3 महीने बाद इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा 1850 में इसको 14 पुस्तकों के साथ यानी कि पब्लिश कराया जाता है। ध्यान बनाए रखना। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 108 नंबर की अगर हम बात करते हैं, इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है द बॉय ऑफ बेनेंडर्स इज अफेक्टेड। तो क्या कहा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड में बेनेंडर का लड़का प्रभावित है, किससे प्रभावित दिखाया जाता है? तो म्यूटनेस। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हुआ, अफेक्टेड बाई म्यूटनेस। ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 109 नंबर पे। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, यानी कि जो प्रिल्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है उसमें से कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल की गई है? तो ध्यान बनाए रखना कौन सी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं? तो सी ऑप्शन हमारा सही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये बुक नंबर साइज 6 है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। देखो थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। प्रिल्यूड क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, और इनका इंटेंटेड यानी कि मुख्य उद्देश्य इनका ये था एज द इंट्रोडक्शन टू द रेक्लूज, की रेक्लूज जो एक बड़ा सा वर्क ये लिखने वाले थे उसके इंट्रोडक्शन के रूप में इसको रखें। प्रिल्यूड क्या है? एक पर्सनल पोइम है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इसको लिखना शुरू करते हैं 1799 में और उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ की एज होती है 28 साल। ठीक है, और ये कंटिन्यूड टू वर्क ऑन इट, और इस पर ये काम करते रहते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर। ही नेवर गेव इट अ टाइटल, इन्होंने कभी भी इसको कोई टाइटल नहीं दिया। ये इनके द्वारा जो टाइटल दिया गया था, जो ये कहते थे ही कॉल्ड इट, वो इसको क्या कहते थे? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। ठीक है, क्या कहते थे? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड, यानी कि पोएम टू कॉलरेज करके इनके द्वारा दिया गया टाइटल था। इट वॉज पब्लिश्ड 3 मंथ आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, यानी कि और इसको पब्लिश कब कराया गया था? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के 3 महीने बाद। कब? 1850 में। ठीक है, और एंड हिज फाइनल नेम गिवन टू इट, और प्रिल्यूड को अंतिम नाम यानी कि लास्ट में जो नाम दिया जाता है प्रिल्यूड, वो किसके द्वारा दिया जाता है? इनकी जो वाइफ होती है मैरी हचिंसन, उनके द्वारा। प्रिल्यूड में के बुक नंबर 6, देखो यही बात हम बता रहे थे कि बुक नंबर जो 6 होता है उसमें कैम्ब्रिज एंड द आल्फस करके जो है बुक नंबर 6 का नाम होता है, उसी में जिक्र होता है और उसी में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 की। विलियम वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पेंडेंसी इन हिज पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद आ। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविता जो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में निराशा के मूड से बाहर निकलते हैं। कब? अच्छा, ये तब बाहर निकलते हैं जब ये जो लीच गैदरर पोइम होती है, यानी कि जोक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति से जब इनकी मुलाकात होती है। एक्चुअली जब मुलाकात होती है जब ये दुखी मूड में होते हैं, निराशा के मूड में होते हैं, ठीक है, डिस्पोंडेंसी के मूड में होते हैं, और जैसे ही इससे मुलाकात होती है लीच गैदरर से, तब इनकी जो निराशा होती है वो दूर हो जाती है, तभी इस कविता को ये लिखते हैं। और इसी वे में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी एक कविता होती है जिसका नाम होता है रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में निराशा के मूड से बाहर निकलते हैं कब? जोक इकट्ठा करने, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। जरा इसको पढ़ भी लेते हैं आंसर के रूप में। ये जो पोएम है रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस, मैंने क्या बताया था कि इसका अनदर टाइटल क्या है? लीच गैदरर है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब
ये मुलाकात तो इनकी 1800 में होती है लीच गैदरर से 30 अक्टूबर 1800 को, लेकिन उस समय ये कविता को नहीं लिखते हैं, कविता को 2 साल बाद 1802 में लिखते हैं। और जब ये कविता को 1802 में लिखते हैं तब इसका नाम रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस नहीं होता है, बल्कि तब उसका टाइटल क्या देते हैं, इस पोइम का लीच गैदरर टाइटल देते हैं। तो ये ध्यान बनाए रखना कि जब इन्होंने इस पोइम को लिखा उस समय कौन सा टाइटल दिया था, लीच गैदरर। लेकिन जब इन्होंने 1807 में इनका एक पोइटिक वॉल्यूम आया था, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में, तब उसमें जब इस पोइम को पब्लिश कराया तब इसका टाइटल इन्होंने चेंज कर दिया और वो टाइटल क्या दिया था, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस दिया था। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 111 नंबर पे, दैट पोइट्री शुड पोइट्री द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। क्वेश्चन में ये कहा गया है कविता में कि ये जो द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन है को चित्रित किया जाना चाहिए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद ही कहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर पे देख लो कौन सा है, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई दी 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। उन्होंने कहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता थी डैफोडिल्स में वर्णित 10,000 डैफोडिल्स को पहली बार कहाँ देखा था। तो पहली बार इन्होंने कहाँ देखा था, सी ऑप्शन, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, है ना, झील के किनारे पेड़ों के नीचे इन्होंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा था। अगला देखो, इसको पढ़ भी लो आंसर के रूप में, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज एग्जैक्टली वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई, सबसे पहले देखा द 10,000 डैफोडिल्स को मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। अब देखो डैफोडिल्स क्या है, एक लिरिक पोइम है, ध्यान बनाए रखना, लिरिक है एंड वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क है। दिस पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट। ये पोइम जो है एक घटना से इंस्पायर है। वो घटना कब की है, 15 अप्रैल 1802 की, इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन जो ड्रोथी होती हैं, कम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। ये क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन ड्रोथी को डैफोडिल्स की एक लंबी पलटी लॉन्ग बेल्ट पर जो है ये ऐसे घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ तक इनकी नज़रें जा रही थी वहाँ पर इनको डैफोडिल्स के फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। ये जो पोइम है, ये भी पोइम इनकी पब्लिश हुई थी 1807 में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में, ठीक है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइटिक कलेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा गया है कि व्हेन अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ डू दी डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आइज। अच्छा, ये जो लाइनें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं डैफोडिल्स की, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं और टीजीटी के लिए ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो डैफोडिल्स के फूल होते हैं वो उनकी आंतरिक आंखों पर कब चमकते हैं, यानी कि जब ये घर पर आ गए वहाँ से और ये बैठे हुए होते हैं, अपनी आंखों को बंद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो नज़ारा इनके सामने नजर आता है। तो कब नजर आता है, बेन में, जब ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब ये खाली और चिंतनशील मूड में बैठे हुए होते हैं तब वही नज़ारा इनके सामने फिर से नजर आने लगता है, यानी कि वो नज़ारा भुला ही नहीं भूला जाता है। अगला, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड देन डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आइज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट इज विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आइज। उन्होंने कहा है कि जब वो एकांत का आनंद लेते हैं, एकांत में बैठे हुए होते हैं, तो भी वो नज़ारा इनकी नज़रों के सामने होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स में आंतरिक आंखों पर क्या चीज़ चमकती है, कौन सी चीज़ फ्लैश मारती है, फ्लैश का मतलब होता है चमकना, तो कौन सी, डैफोडिल्स के फूल, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा इसके आंसर को पढ़ लो, डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आइज, तो आंसर डैफोडिल। दी पोइम वाज रिटन इन द ईयर, हमने क्या बताया, ये पोइम जो है 1802 में लिखी गई है। सबसे पहली बार इसको पब्लिश कराया गया था इनके पोइटिक वॉल्यूम पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में, 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है।
और इस पोएम का ओपनिंग लाइन क्या है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये भी लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है कि पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाई। तो ये जो पोइट्री की डेफिनेशन दी गई थी ये भी किसके द्वारा दी गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये पोइट्री की डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पोएट्री सेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स बी बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाई। ये लाइनें भी किसके द्वारा हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई हैं। और किस में बोली गई हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में इनको बोला गया है। अगला क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। 777 ध्यान बनाए रखना, 7 अप्रैल 1770। कहाँ हुआ था, कॉकर माउथ इन कम्बरलैंड में हुआ था, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि जो सॉलिटरी रीपर के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे प्रसिद्ध कविता द सॉलिटरी रीपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो कौन सा है, जरा ध्यान बनाए रखना कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो पहला देख लेते हैं पढ़ करके, इट इज़ अ बैलेड ऑफ 4 स्टेंजा। बिल्कुल सही बात है, ये बैलेड है, कहीं कहीं ये लिरिक दे रखा है, कहीं कहीं बैलेड, तो ध्यान बनाए रखना दोनों ही, ठीक है। इट वाज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807। पोएट्री कलेक्शन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, ये भी सही है। सी वाला पढ़ लेते हैं, सी और डी में। सी दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। नहीं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अब इसको आंसर पढ़ोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। सॉलिटरी रीपर को लिखा गया है नवंबर 1805 में, पब्लिश कराया गया 1807 में, ठीक है। दिस पोएम इज यूनिक बिकॉज सॉलिटरी रीपर इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स। और वो दूसरा व्यक्ति कौन होता है, ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विल्किंसन। देखो कौन है, थॉमस विल्किंसन है। तो ध्यान बनाए रखना, एक कविता एक यूनिक कविता है, क्योंकि सॉलिटरी रीपर किसी और यानी कि कोई और, वो कौन होता है, लेखक और उसके मित्र जो हैं थॉमस विल्किंसन के अनुभव पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कविता किसके अनुभव पर आधारित है, तो नाम ध्यान रखना, थॉमस विल्किंसन। जैसा कि उनके टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन में वर्णित है। और ये घटना जो है थॉमस विल्किंसन ने कहाँ डिस्क्राइब कर रखी है, टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन में डिस्क्राइब कर रखी है। 119 नंबर की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्केचेज ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 2। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है डैफोडिल्स में, डैफोडिल्स के फैलाव की तुलना निम्न में से किससे की गई है। तो डैफोडिल्स की तुलना निम्न में से किससे की गई है, तो किससे की गई है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 120 नंबर पे कौन सा है, विलियम वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन। विलियम वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट करते हैं, डैफोडिल्स को याद करते हैं, तो कब, बी इन आ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। जब ये वैकेंट और पेंसिव मूड यानी कि खाली और चिंतनशील मनोदशा में होते हैं, तब ये डैफोडिल्स के फूलों को याद करते हैं, उसी घटना को याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्ड्सवर्थ हैड डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेज ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटन अवे की, इसको जरूर ध्यान बनाए रखना टीजीटी के लिए। बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव के विभिन्न जो है स्टेजेज का वर्णन किया है, बहुत सारे चरणों का वर्णन किया है, कई सारे स्टेजेज में बात किया है। तो किस स्टेज में उन्होंने स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की है, तो कौन से चरण में बात की है, फाइनल स्टेज में। किस में, फाइनल स्टेज में, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमने क्या बताया, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ध्यान बनाए रखना, फाइनल स्टेज तो है ही है टिंटन अवे की,
क्योंकि टिंटन अबे में इन्होंने बहुत सारे स्टेजेस की बात कर रखी है, तो फाइनल स्टेज। और टिंटन अबे कब आया है, ध्यान बनाए रखना 1798 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लेंस। एक ही नज़र में विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स के कितने सारे फूलों को देखते हैं, तो 10,000 है ना। लाइन भी बहुत फेमस है हाइपरबोल की, 10,000 आई सा एट अ ग्लेंस। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, दी डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश, जो डैफोडिल्स है वो सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1807 में इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इनका एक पोइटिक कलेक्शन था जिसका नाम था पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स इज कंसिडर्ड, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फाइनेस्ट पोइम मानी जाती है। इन दिस ही राइट, और इसी पोइम में ये लाइन लिखते हैं 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में मैंने 10,000 फूलों को देखा, और इसमें हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला 123 नंबर पे कौन सा है, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, यानी कि जो पोइट थे विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने डैफोडिल्स को कहाँ देखा, तो अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। ध्यान बनाए रखना, अलॉन्ग यानी कि खाड़ी के किनारे, अलॉन्ग मीन्स किनारे, द मार्जिन ऑफ अ बे, बे मीन्स होता है खाड़ी, तो खाड़ी के किनारे उन्होंने देखा था। आंसर देखो, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो डैफोडिल्स की मैं फूलों को देख रहा था वो ऐसे नज़र आ रहे थे, ऐसे फैले हुए थे जैसे ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी सिर्फ डैफोडिल्स के फूल ही फूल नज़र आ रहे थे अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर पे हमारा कौन सा है कि व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग, वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, तो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, डी ऑप्शन, टॉसिंग देयर हेड्स इन आ स्प्राइटिंगली डांस, वे अपने सिर को जो है हिला रहे थे, यानी कि जैसे जैसे हवा चल रही थी तो वो फूल भी इधर उधर हिल रहे थे, तो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कि कोई ये जो फूल हैं डैफोडिल्स के वो डांस कर रहे हों, तो टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटिंगली डांस। अगला आंसर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, हु सेड, किसने कहा, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड डेट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। किसने कहा कि गद्य और पद्य की भाषा की में कोई आवश्यक डिफरेंस नहीं है, कोई आवश्यक अंतर नहीं है, मैथ्यू अर्नाल्ड द्वारा बोला गया है, ठीक है। इसका आंसर भी आप देख सकते हो, विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बोलते हैं एनाउंसिएटेड हिज थ्योरीज ऑफ पोइट्री, और ये पोइट्री की जो डेफिनेशन थ्योरी दी थी वो कहाँ दी थी, लिरिकल बैलेड में, और वहाँ पर इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई आवश्यक अंतर नहीं है, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड वर्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन द अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, लिरिकल बैलेड को इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका में अधिक प्रशंसा मिली, अधिक सराहा गया। तो अमेरिका में इसका सबसे पहला एडिशन कब आया था, आपको ये बताना है, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, वो ईयर बताना है, तो कब आया था, 1798 में, ध्यान बनाए रखना। और ये एक कोलैबोरेशन वर्क था जिसमें एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। एस.टी. कॉलरिज ने इसमें कुल जो है 4 पोइम लिखी थी और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोइम लिखी थी, और टोटल कितनी थी, 23 पोइम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी ध्यान रखना, सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, इसका थर्ड एडिशन 1802 में आया था, और इसके बाद में इसका फाइनल एडिशन 1805 में आया था। 127 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट, विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट कब बनाया गया, तो 1843 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था, और ये 1850 तक यानी कि अपने जीवन पर्यंत पोइट लॉरेट बने रहे। ज़रा इसके बारे में समझ लो। अब किसके बाद इनको बनाया गया था, तो जो साउदे थे, साउदे की मृत्यु के बाद, क्योंकि साउदे की मृत्यु हो गई थी 1843 में, तो उनकी मृत्यु के बाद
जो है विलियम बर्ड्सवर्थ को 1843 में पोइट लॉरेट बना दिया गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी मृत्यु के बाद ये पोइट लॉरेट बने थे, तो साउदी, ये लिखा है। ठीक है, ही इनिशियली refused the honor, saying that he was too old, but accepted when the Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required to you। मतलब ये था कि जो विलियम बर्ड्सवर्थ थे इनको जो है सऊदी की मृत्यु के बाद तो पोइट लॉरेट बनाया गया था। उन्होंने शुरुआत में तो ये कहते हुए ये सम्मान लेने से मना कर दिया कि वे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जब वहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील जिनका नाम था, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको कुछ भी ऑफिशियल वर्सेस या ऑफिशियल कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार वे एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता थे, पोइट लॉरेट बन गए, जिन्होंने कोई भी आधिकारिक कविता, कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला अगर हम 128 नंबर पे बात करें तो नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हर दिल जो प्यार करेगा, यानी कि जो नेचर को प्यार करेगा नेचर उसको भी प्यार करेगी। तो वही चीज़ है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, टिंटन अवे से ली गई हैं, ध्यान बनाए रखना। कहाँ से ली गई हैं, टिंटन अवे, यानी कि प्रकृति ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, जिस दिल ने प्रकृति को प्यार किया, वही बात है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 129 नंबर पे, हु कंसीडर्ड विलियम बर्ड्सवर्थ एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। देखो एक ही एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जिसको आपको देखना ही देखना है, और हर एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें बार बार चीज़ों को ना देखना पड़े। ठीक है, हमने कहा हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा, यानी कि जो एक थॉमस डिक्वेंसी थे उन्होंने इसको कहा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। किसने कहा था, थॉमस डिक्वेंसी ने कंसीडर्ड मानते थे विलियम बर्ड्सवर्थ को, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मानते थे। 130 नंबर पे अगर हम बात करें तो विलियम बर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज पब्लिश लिरिकल बैलेड इन, यानी कि दोनों के कोलैबोरेशन में जो लिरिकल बैलेड पब्लिश किए गए थे, कब किए गए थे, तो 1798 में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें लिरिकल बैलेड की शुरुआत जो है वो एसटी कॉलेज की पोइम राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर से होती है, और इसका अंत विलियम बर्ड्सवर्थ के टिंटन अवे से होता है। तो ध्यान बनाए रखना, इसमें टोटल 23 पोइम हैं, 19 बर्ड्सवर्थ की हैं, 4 एसटी कॉलेज की हैं। तो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन समझते रहना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द लेक, यानी कि लेक पोइट के नाम से किसको जाना जाता है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ को लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। बाकी 2 अन्य कवि भी हैं जिनको लेक पोइट के कैटेगरी में रखा जाता है, वो 2 अन्य कवि कौन से हैं, उनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में टोटल कितने पार्ट हैं, तो प्रिल्यूड कितने भागों में है, प्रिल्यूड 14, यानी कि प्रिल्यूड में टोटल 14 पुस्तकें हैं। तो ध्यान बनाए रखना। प्रिल्यूड का अनादर टाइटल क्या है, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है बर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इसमें टोटल कितनी 14 पुस्तकें, यानी कि 14 पार्ट हैं। इन 14 पार्ट के नाम देखो, इंट्रोडक्शन है, टाइम स्कूल है, सॉरी स्कूल टाइम है, फिर रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज है, समर वेकेशन है, बुक्स है, कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स है, रेजिडेंस इन लंदन है, और इसके बाद में रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर, लीडिंग टू लव ऑफ मैन, रेजिडेंस इन फ्रांस, रेजिडेंस इन फ्रांस, रेजिडेंस इन फ्रांस 11, और 3 ये है आपकी। 12 नंबर पे इमेजिनेशन एंड टेस्ट, इसके बाद में इमेजिनेशन टेस्ट ये, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये 14 पुस्तकों के नाम आपको बता दिए गए हैं जो प्रिल्यूड के अंदर थे। अगला अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द रेक्लूज, रेक्लूज जो कि अनफिनिश्ड वर्क था इनका, इसके लेखक कौन थे, तो विलियम बर्ड्सवर्थ, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, प्रिल्यूड कौन सी साल पब्लिश हुए थे, तो प्रिल्यूड को देखो कौन सी साल 1850 में इनके मरने के 3 महीने बाद पब्लिश कराया गया था इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा। 135 नंबर पे अगर हम बात करें तो हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है
ठीक है, उसका लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ध्यान बनाए रखना। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एक अनादर पोइम थी एन इवनिंग वॉक, ये दोनों पुस्तकें थी और ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी में लगभग इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। तो कौन सी मैंने दो पुस्तकों के नाम लिए? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एन इवनिंग वॉक। ये दोनों ही आई थी 1793 में, ध्यान बनाए रखना। कब आई थी? और इसको पब्लिश किसके द्वारा कराया गया था? इन दोनों पोइम को तो पब्लिश कराया गया था जोसेफ जॉनसन के द्वारा। ठीक है, दोनों ही पोइम। और लिखी किसके द्वारा गई हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड किसकी है? तो ये है हमारी टेबल टर्न की। किसकी है? टेबल टर्न। और टेबल टर्न किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन रुथ। रुथ को किसने लिखा है? रुथ को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन 138 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोइम। यानी कि कौन सी पोइम में ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल की बात करते हैं? तो ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी। किस में बात करते हैं? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी में बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में आत्मा के पुनर्जन्म पर अपने विचार व्यक्त किए। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आत्मा के पुनर्जन्म पर विचार कौन सी पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यक्त किए, तो तुरंत कह देना ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। ठीक है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल का मतलब होता है आत्मा के पुनर्जन्म पर। ठीक है, विचार व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? कौन सी पोएम में? तो ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी में। इसको लिख करके कंप्लीट किया 1804 में और पब्लिश कराया पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं 139 नंबर पे 139, हु हैज़ रिटन पीटर बेल। पीटर बेल किसने लिखा? अमंग द फॉलोइंग, चारों में से। तो पीटर बेल विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और पीटर बेल लिखा कब गया था? ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कैसी पोइम है। तो लॉन्ग नरेटिव पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई 1798 में। लेकिन ये पब्लिश कब हुई? 1819 में। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट कि वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है? तो कॉकरमाउथ में, यानी कि कॉकरमाउथ, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ में होता है और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हो जाती है। और इनको कहाँ दफनाया जाता है? तो बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रेसमेयर में इनको दफन कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 141 पे, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स। जो भी हम प्रकृति में देखते हैं वो सब हमारा है। उपरोक्त पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। कहाँ से? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये क्या है? एक सोनेट है, ध्यान बनाए रखना। और इसको 1802 में जो है कंपोज किया गया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इन विच पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन एक्वायर। ये जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम से लिया गया है? तो म्यूजिक, यानी कि टिंटन अबे सी। तो टिंटन अबे ये है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाइन्स रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट 143 नंबर पे, दी 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय। ये जो दी 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, ये जो पोएम है वो किसकी है?
तो ये जो पोइम है विलियम बर्ड्सवर्थ की है, किसकी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने शायद ही पढ़ी हो, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, ठीक है, ये विलियम बर्ड्सवर्थ की पोइम है, इसलिए ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन 144 नंबर पे बात करते हैं, द पोइट ऑफ द फेमस पोइम डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स पोइम है उसके पोइट कौन है, तो W विलियम बर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स लिखी गई 1802 में, ठीक है, पब्लिश हुई 1807 में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में। अगला क्वेश्चन 145 नंबर पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ लैरिकल बैलड, लैरिकल बैलड के लेखक कौन है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ हैं। अगर हम लैरिकल बैलड की बात करते हैं तो ये कोलाब्रेशन वर्क था विलियम बर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज के द्वारा इसको लिखा गया और ये पब्लिश हुआ था 1798 में। इसका फर्स्ट और सेकेंड एडिशन इसका आया था 1800 में, जिसमें प्रीफेस टू लैरिकल बैलड था, और इसके बाद में अपेंडिक्स 1802 में और फाइनल वर्जन इनका 1805 में। सारी चीज़ें बढ़िया करके याद बनाए रखना है। द ट्रू कमिटमेंट ऑफ बर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और पूछ ली है बड़ी प्यारी सी कि ट्रू कमिटमेंट क्या है, यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ का जो काव्य कैरियर की वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई। तो कमिटमेंट यानी कि वास्तविक कमिटमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना, बिगिनिंग होना। तो विलियम बर्ड्सवर्थ के पोएटिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो 1797 से 98 कहाँ से शुरुआत, ट्रू कमिटमेंट कहाँ से माना जाता है, 1797 से 1798 में। कमिटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, शुरुआत। तो विलियम बर्ड्सवर्थ के काव्य यानी कि पोइट्री की जो पोएटिक कैरियर जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये बात बताया गया। विलियम बर्ड्सवर्थ का जो लैरिकल बैलड आया था 1798 में कॉलरिज के साथ में, विच अल्टीमेटली बिकेम द ट्रू कमिटमेंट ऑफ हिज पोएटिक कैरियर। तो आपको 97-98 ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, विलियम बर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग दी, यानी कि अपने जीवन के लगभग 50 साल विलियम बर्ड्सवर्थ ने कहाँ व्यतीत किए थे। तो कहाँ व्यतीत किए दोस्तों, कम्बरलैंड में, कम्बरलैंड डेल्समैन में, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या लिखा, एट ऑल्फोक्सडन विद कॉलरिज एंड ड्रोथी। ड्रोथी कौन थी, उनकी बहन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 148 नंबर पे कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय विलियम बर्ड्सवर्थ। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लेकिन इनमें से एक विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। माइकल विलियम बर्ड्सवर्थ ने लिखा है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका अनदर टाइटल आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये भी विलियम बर्ड्सवर्थ का है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये जो पोइम थी ये विलियम बर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट की है, ये भी आप किस में बताओगे, कमेंट में करके बताओगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि इनमें से कौन सी विलियम बर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो दी मे क्वीन जो है वो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई नहीं है। बाकी सभी किसके द्वारा लिखी गई हैं, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। 149 की बात कर लेते हैं। विलियम बर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्सेस में बिल्ड आ प्रिंसली थ्रोन्स ऑन हम्बल ट्रूथ, ठीक है। ये कहाँ से, तो देखो रॉबर्ट वंस, कौन है, रॉबर्ट वंस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विलियम बर्ड्सवर्थ ने सीखा कि कविता विनम्र सत्य पर एक राजसी सिंहासन का निर्माण करती है। क्या बात है, कविता यानी कि जो पोएम होती है वो विनम्र सत्य पर एक राजसी सिंहासन का निर्माण कर सकती है। तो रॉबर्ट वंस जो कि प्लोमैन वंस कह सकते हो आप इनको, द पोइट्री ऑफ कॉमन मैन हेंस द विलियम बर्ड्सवर्थ लर्न्ड वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर पे, इन इज क्वेस्ट फॉर द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन द सिंपलर लेवल विलियम बर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। अपने सरल स्तरों पर जीवन के वास्तविक महत्व की खोज में विलियम बर्ड्सवर्थ जैसा दिखता है, ठीक है। तो जॉर्ज क्रैब, कौन, जॉर्ज क्रैब
बिल्कुल ध्यान बनाए रखना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अपने सरल स्तरों पर जीवन के वास्तविक महत्व की खोज में विलियम वर्ड्सवर्थ जॉर्ज क्रैब जैसा दिखता है। किसके जैसे दिखते हैं? जॉर्ज क्रैब के जैसे दिखते हैं, जो आम जीवन के लेखक हैं। रॉबर्ट बर्न्स शराब के प्रेमी थे, विलियम ब्लैक रहस्यवादी थे और विलियम काउपर डरपोक थे। सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, अब आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो समझ में आ गया विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल कैसे दिखते थे? जॉर्ज क्रैब की तरह दिखते थे, जो कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कॉमन लाइफ के ऊपर लिखा करते थे, वैसे ही जॉर्ज क्रैब भी कॉमन लाइफ के ऊपर ही लिखा करते थे। अगला बताया गया रॉबर्ट बर्न्स के बारे में। तो रॉबर्ट बर्न्स जो है लवर ऑफ टैवर्न है। किसके लवर हैं? टैवर्न, यानी कि ये टैवर्न क्या होता है? शराब होती है, ध्यान बनाए रखना। तो ये शराब के प्रेमी थे रॉबर्ट बर्न्स। विलियम ब्लैक मिस्टिक हैं। कैसे हैं? मिस्टिक यानी कि रहस्यवादी कवि हैं। और विलियम काउपर की अगर हम बात करें तो ये टिम्ड हैं। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें कौन कौन क्या क्या है। विलियम क्रैब, ठीक है। चलो।